हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है गौरव। अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कि कैसे आप ऑप्शन में ट्रेड करके 2x टू 4x तक का रिटर्न बना सकते हैं। बट उससे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में अच्छे से पता होना ज़रूरी है। ऑप्शन के बारे में बताने से पहले मैं ये मान के रखता हूँ आपको बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में पता है। ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये ऑप्शन क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, ये कॉल एंड पुट क्या है, ये क्या होता है, हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन, ये बाई ऑप्शन क्या होता है, ये सेल ऑप्शन क्या होता है, और व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स। आप जब ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको ग्रीक्स के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रीक क्या होता है। ग्रीक भी 5 प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप ये व्हाट इज ऑप्शन, व्हाट इज कॉल एंड पुट, ये सारी चीज़ें सीख लेते हो और आपको बट ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन नहीं आता है, आप ऑप्शन में कितना भी अच्छा ट्रेड कर लो बट आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो जान सको। स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव से कि डेरिवेटिव क्या है। आप सोच रहे होगे कि मैं आपको ऑप्शन के बारे में बताते बताते डेरिवेटिव क्यों बता रहा हूँ। डेरिवेटिव इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है वो डेरिवेटिव का पार्ट है। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो खुद किसी और से ड्राइव होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको स्क्रीन में एक साइड में दूध और एक साइड में दही दिख रहा होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि दही आपको जमानी है तो इसके लिए आपको दूध की इम्पोर्टेंस होगी। बिना दूध के आप दही नहीं जमा सकते। तो इस केस में जो दही हो रहा है वो दूध का डेरिवेटिव हो रहा है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है क्रूड ऑयल। जैसे क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव होते हैं ये सारे डीजल, अदर डीजल, जेट फ्यूल एंड ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, ये क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। आपको स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव देखने मिलेंगे स्टॉक्स के, इंडेक्स के। अभी एनएससी में 180 स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल हैं और इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि व्हाट इज ऑप्शन। बेसिकली मैं अगर बताना चाहूँ ऑप्शन क्या है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर। मान लो ये आप हो और आपका एक फ्रेंड है जिसकी गांव में एक ज़मीन है जिसे वो सेल करना चाहता है, और अभी अभी आपको कहीं से पता चला है कि इस गांव की ज़मीन के सामने से एक हाईवे का प्रोजेक्ट ले जाने वाली है गवर्नमेंट, जिससे इस ज़मीन की कीमत बढ़ सकती है। तो आप अपने दोस्त से ये ज़मीन खरीदना चाहते हो। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इन सारी चीज़ों के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि अगर मान लेते हैं कि आपको ये पता नहीं कि गवर्नमेंट आने वाले 6 महीने में वहाँ से हाईवे का प्रोजेक्ट लेके जाएगी कि नहीं जाएगी, तो आप उसमें अपने पैसे नहीं फंसाने चाहते हो। और दूसरा कि मान लेते हैं गवर्नमेंट 6 महीने बाद वहाँ से हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट पास करती है, तो आपका दोस्त वो ज़मीन उसको बेचेगा जो उसके अच्छे दाम दे रहा होगा, ना कि आपको बेचेगा। तो आपको अपने दोस्त के साथ काम करने के लिए 6 महीने बाद उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ पा रहे होगे। तो इन सब से बचने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत होगी। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के दो कारण हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला कारण तो ये है कि आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट वहाँ से ज़मीन लेके जाएगी कि नहीं जाएगी, तो उस ज़मीन में आप अपने पैसे लगा के फंसाने नहीं चाहते हो। और दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए 6 महीने बाद जब गवर्नमेंट वहाँ से कोई प्रोजेक्ट ले जाने का अनाउंसमेंट करती है, तो हो सकता है आपका दोस्त किसी और को बेच दे। तो हो सकता है उस समय कोई आपसे अच्छे दाम दे रहा हो ज़मीन के, तो आपका दोस्त उसे ज़मीन बेच दे। तो उन सब से बचने के लिए आपको कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप फ्यूचर में अपने दोस्त से ये डील कर पाओ। इसलिए आपको कॉन्टैक्ट बनाना इम्पोर्टेंट है। तो जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप मेंशन होगा कि लैंड का प्राइस क्या होगा, डेट, किस डेट को आप ये लेने वाले हो, क्वांटिटी कि ये कितना स्क्वायर फीट या फिर कितनी ज़मीन, जो भी चीज़ है वैसे चीज़ का मेंशन होगा, और मोर डिटेल जैसे कि ये किसके नाम पे होगी और क्या है, ऐसी सारी चीज़ें। तो अभी के लिए मान लेते हैं जैसे कि आप ये ज़मीन की कीमत 5 लाख रुपए है और डेट में आपने इसे 6 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि मैं 6 महीने बाद तुमसे ये ज़मीन ले लूँगा। क्वांटिटी में 2000 स्क्वायर फीट की ये ज़मीन है जिसको आप अपने दोस्त से लेने वाले हो। और मोर डिटेल में बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जो कि नाम और कुछ भी हो सकता है।
इस सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अपने दोस्त को एक बुकिंग अमाउंट देना होगा, जो कि इस केस में हम मान के रखते हैं कि 1 लाख रुपए है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि लैंड का प्राइस, बुकिंग अमाउंट एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी कि आप कब उससे ये ज़मीन लेने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद 2 सिचुएशन हो सकती है। तो चलते हैं पहले सिनेरियो 1 पे कि ज़मीन की कीमत है 5 लाख रुपए और मान लेते हैं वहाँ से गवर्नमेंट हाईवे ले जाने का प्रोजेक्ट पास करती है, जिससे ज़मीन की कीमत बढ़ के 2 गुनी हो जाती है। तो इस कंडीशन में ज़मीन की जो नई वैल्यू निकल के आती है वो 10 लाख रुपए है। तो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। ज़मीन की कीमत थी 5 लाख रुपए और आपने उसे बुकिंग अमाउंट दे रखा था 1 लाख रुपए का, और जो ज़मीन की नई कीमत है वो है अभी 10 लाख रुपए। तो आपको अभी 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और 6 महीने बाद जब ज़मीन को आप उससे लेते हैं और 10 लाख में बेच के अपना 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो चलते सिनेरियो 2 पे। ज़मीन की कीमत है जिसमें 5 लाख रुपए और गवर्नमेंट वहाँ से कोई हाईवे ले जाने का प्रोजेक्ट नहीं अनाउंस करती है, या फिर कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ पे कोई हाईवे बनने वाला है, जिससे उस ज़मीन की कीमत गिर के 3 लाख रुपए हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। ज़मीन की कीमत थी 5 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए दे रखा है एज अ बुकिंग अमाउंट, और ज़मीन की जो नई वैल्यू निकल के आ रही है 3 लाख रुपए। तो इस केस में आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, बट आपको एक्चुअली में 1 लाख रुपए का ही लॉस होगा। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट का बायर होता है उसके पास राइट होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे या ना करे, और जो कॉन्ट्रैक्ट का सेलर होता है इस कंडीशन में उसके पास एक ही राइट होता है कि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करना ही होगा। उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल ना करे। उसे किसी भी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल करना होगा अगर बायर चाहता है तो, चाहे उसका प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। तो इस कंडीशन में आपने जो 1 लाख रुपए दिए थे एज अ बुकिंग अमाउंट, वही बस आपका लॉस होगा, क्योंकि अब आप उस ज़मीन को 3 लाख की ज़मीन को 5 लाख में ख़रीदने के लिए तो नहीं जाओगे, क्योंकि आपने अपने दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था कि 6 महीने बाद 5 लाख में ख़रीदना चाहता हूँ। लेकिन अभी तो ज़मीन की वैल्यू 3 लाख रुपए चल रही है, तो इस केस में आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। जो आपने 1 लाख रुपए पेड किए थे वो सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा 1 लाख रुपए का। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। तो समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन, ये कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। जब आप कभी भी किसी कॉल ऑप्शन को बाई करते हो तो इसका मतलब आपका व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और किसी भी पुट ऑप्शन को बाई करते हो तो इसका मतलब आपको लगता है कि मार्केट या फिर स्टॉक वो नीचे आने वाला है। गौर करिएगा, मैंने बायर के पर्सपेक्टिव से बताया है कि आप कॉल बाई करते हो, पुट बाई करते हो। वैसे ही कॉल और पुट मिला के टोटल 6 टाइप के ऑप्शन होते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से हैं, 3 टाइप के आपके कॉल ऑप्शन आएंगे और 3 टाइप के पुट ऑप्शन, जिसमें से कॉल में एटीएम होगा, एट द मनी ऑप्शन, और ओटीएम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एंड आईटीएम सेम विथ पुट के केस में होगा, एटीएम एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम मतलब इन द मनी। इन सभी के बारे में मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिए। इन सारे ऑप्शंस को बोलेंगे हम एटीएम कॉल ऑप्शन, ओटीएम कॉल ऑप्शन और आईटीएम कॉल ऑप्शन। सेम पुट के केस में होगा एटीएम पुट ऑप्शन और आईटीएम पुट ऑप्शन और ओटीएम पुट ऑप्शन। तो समझते हैं आप ऑप्शन में ट्रेड कैसे कर सकते हो, जिसको समझाने के लिए मैंने एक बेसिक ऑप्शन चेन बना के रखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में सुना, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि कौन सी स्ट्राइक आईटीएम होती है और कौन सी एटीएम और कौन सी ओटीएम। इस ऑप्शन चेन में आपको 5 कॉलम दिख रहे होंगे, एक कॉल का, एक एलटीपी और एक स्ट्राइक प्राइस, फिर से एलटीपी एंड पुट का। एलटीपी मतलब कि होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, किस लास्ट प्राइस पे एक बायर ने उसे बाई या सेल किया है। जैसे कि मान लेते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब कि हो गया आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लास्ट में उसमें बाई या सेल हुआ सेम प्राइस पे। जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मान लीजिए 120 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखा रहा है 16, यानी कि किसी बायर ने इसे 16 रुपये में ख़रीदा है और किसी सेलर ने इसे 16 रुपये में सेल किया है, तो ये उसका एलटीपी हुआ। ऐसी सारी का एलटीपी लिखा हुआ है यहाँ पे।
सारे ये कॉल का एलटीपी लिखा हुआ है और ये सारे पुट का एलटीपी लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पे ये आईटीएम दिख रहा होगा और ये एटीएम और ओटीएम, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्ट्राइक है जो सारी वो आईटीएम है और कौन सी ओटीएम और कौन सी एटीएम। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कि एक स्टॉक है जिसका नाम XYZ है और वो 100 रुपये के स्पॉट प्राइस है उसका। स्पॉट प्राइस से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पॉट प्राइस जो स्टॉक का ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, जैसे कि जिस प्राइस में स्टॉक अभी मिल रहा होता है आपको, वो आपका स्पॉट प्राइस के नाम से भी बोलते हैं लोग। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैं दोबारा स्पॉट प्राइस बोलता हूँ तो स्पॉट प्राइस से ही डिसाइड होता है कि कौन सी स्ट्राइक आईटीएम है, कौन सी एटीएम है और कौन सी ओटीएम है। जो स्ट्राइक, मैं सारी चीज़ें बायर के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, तो इसको गौर से सुनिएगा। मान लीजिए आप किसी भी स्टॉक को कॉल बाई करते हो, इसका मतलब आप बाई सोचते हो कि वो स्टॉक उसके ऊपर जाने वाला है। सेम विथ पुट के केस में, जब आप कभी किसी का पुट बाई करते हो तो इसका मतलब आपको लगता है कि वो स्टॉक उस स्ट्राइक के नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो मैं भी आपको पहले कॉल बायर के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप 120 रुपये के स्ट्राइक का कॉल बाई करते हो, यानी कि आपको लगता है कि स्टॉक 120 रुपये के ऊपर जाने वाला है। तो स्पॉट अभी उसका 100 रुपये चल रहा है और आपको लगता है कि 120 के ऊपर जाएगा। तो ये जितनी भी 100 रुपये के ऊपर की स्ट्राइक होंगी वो सारी कॉल ओटीएम स्ट्राइक होंगी। और आईटीएम स्ट्राइक कौन सी होंगी उसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप एक स्टॉक है जो कि 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आप स्ट्राइक प्राइस 60 का बाई करके बोलते हो कि स्टॉक 60 रुपये के ऊपर जाने वाला है। तो आप पहले ही से देख रहे हो कि स्टॉक 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी 100 रुपये पे वो ट्रेड कर रहा है और आपने 60 रुपये का स्ट्राइक प्राइस बाई कर रखा है। तो जितनी भी 100 रुपये के नीचे की स्ट्राइक होंगी वो सारी कॉल आईटीएम स्ट्राइक्स होंगी। और जो स्पॉट के सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक होगी वो एटीएम स्ट्राइक होगी। जैसे कि 100 रुपये के सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक है ये 100 रुपये की स्ट्राइक, तो वो एटीएम स्ट्राइक हुई। स्टॉक में ट्रेड, ऑप्शन में ट्रेड करना कुछ कुछ क्रिकेट में जैसे बेटिंग होती है ना, उसी टाइप का होता है। तो ये हो गई आपकी सारी कॉल आईटीएम और ये एटीएम कॉल हो गई और ये ओटीएम कॉल हो गई। सेम विथ पुट के केस में होगा। इसको भी मैं आपको सेम एग्जांपल से समझाते जाता हूँ जैसे कि मैंने आपको कॉल में समझाया था। आप मान लेते हैं ओटीएम पुट कौन सी हुई, जैसे आपने 60 रुपये का पुट बाई किया है, 60 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट बाई किया है। इसका मतलब आपको लगता है कि स्टॉक आने वाले समय में 1 मंथ बाद जो इसकी एक्सपायरी डेट है उस समय स्टॉक 60 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा होगा। जब आपने पुट बाई किया इसका मतलब आपको लगता है उसके नीचे ट्रेड करेगा। तो 60 रुपये के नीचे अभी स्टॉक चल रहा है कितना है, 100 रुपये, यानी कि अभी 60 रुपये आने में देरी है, उसको टाइम लगेगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। तो तब तक के लिए, जो जब तक नहीं आता है तो ये उसकी स्ट्राइक सारी ओटीएम रहेंगी। और जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक होगी स्पॉट के वो एटीएम होगी और आईटीएम। जैसे कि 120, अगर आपने 120 रुपये का पुट बाई कर रखा है तो इसका मतलब आपको लगता है कि स्टॉक 120 रुपये के नीचे ट्रेड करेगा, जो कि इस केस में 120 रुपये के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप पहले से ही राइट हो, आप पहले से ही राइट हो ना इस केस में, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 120 रुपये के नीचे ट्रेड करेगा और एग्जैक्टली मार्केट अभी 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक अभी एग्जैक्टली 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब आप सही हो। तो वो सारी जितनी स्ट्राइक होंगी पुट के केस में आईटीएम स्ट्राइक होंगी। जैसे कि स्पॉट से नीचे वाली जितनी होंगी वो ओटीएम होंगी और स्टॉक के स्पॉट से जो जितनी भी ऊपर होंगी वो सारी आईटीएम स्ट्राइक्स होंगी। तो होप आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कॉल के पर्सपेक्टिव से भी और पुट के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये एडवांस ऑप्शन चेन है जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, जिसमें कॉल के साइड में ये OI एंड चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV, LTP, ये सारे कॉलम होते हैं। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो ये अपकमिंग वीडियो मेरा इसी पे होने वाला होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जब भी मैं इसका वीडियो डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ऑप्शन ग्रीक को भी समझ लेते हैं, क्योंकि आप जब ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको ऑप्शन ग्रीक का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके दो ग्रीक्स, वेगा और थीटा। लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शन ग्रीक टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो। तो एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो समझते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। जैसे मान लेते हैं कि स्टॉक था 100 रुपये और इसका स्ट्राइक प्राइस है 120 रुपये। अगर स्टॉक बढ़ के 102 रुपया हो जाता है और या फिर 99 रुपये हो जाता है, तो उस बेसिस पे जो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस की जो
डिफरेंस होगा उस बेसिस पे डेल्टा की वैल्यू क्या चेंजेस होंगी उसको डेल्टा बताता है। जैसे कि जब अगर स्टॉक बढ़ के 102 रुपये हो जाता हो तो स्ट्राइक प्राइस की दूरी उससे 18 पॉइंट की होगी। अगर सेम अगर स्टॉक गिर के 99 रुपये हो जाता है तो स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट की दूरी 21 रुपये की होगी। तो इस बेसिस पे डेल्टा बताता है कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज होगा। तो चलते हैं अब गामा समझ लेते हैं। गामा चेंज इन ऑप्शन डेल्टा पर ₹1 चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। मतलब कि मान लेते हैं किसी स्टॉक के प्रीमियम में डेल्टा की वैल्यू ₹4 है। अगर उसको ₹5 होना है तो उसके लिए उस स्टॉक के प्राइस को कितना बढ़ना पड़ेगा तब जाके डेल्टा की वैल्यू 4 से बढ़कर 5 होगी। अगर मान लेते हैं 10, तो गामा ये बताता है कि स्टॉक अगर ₹10 बढ़ेगा तो डेल्टा की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी। जैसे कि इस केस में स्टॉक अभी ₹100 है, ये जब जाके ₹110 होगा तब डेल्टा में ₹1 का डिफरेंस आएगा। तो चलिए वेगा समझ लेते हैं कि वेगा क्या होता है। वेगा ये बताता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। जैसे कि जनरली जब हाई वॉलेटिलिटी होती है, जैसे कि बजट के डेज पे, इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट पे, या फिर कोई इलेक्शन हो रहा होता है उस समय, या फिर कोई अदर इवेंट जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे कि कोरोना हो गया या फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी पे, वैसा कुछ इवेंट होता है तो वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है। तो उस समय पे वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है जिस वजह से स्टॉक के प्रीमियम में बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे वेगा बताता है कि 1% वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने से प्रीमियम में कितना चेंज होगा। अगर मान लेते हैं वॉलेटिलिटी 1% से बढ़ती है तो उसके प्रीमियम में कितना चेंजेस आ सकता है। तो चलिए थीटा को भी समझ लेते हैं कि थीटा क्या होता है। टाइम टू मेच्योरिटी। मान लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है कोई एक, जो कि 90 डेज बाद एक्सपायर होने वाला है, तो जो स्टार्टिंग के उसकी जो 30 दिन कंप्लीट होंगी तो उस समय थीटा कितना डिके होगा, और उसके बाद के जो 30 दिन होंगे उसमें थीटा कितने तेज़ी से 30 दिन में डिके होगा, और जो लास्ट के 30 दिन बचे होंगे उस दिन थीटा कैसे डिके होगा, और जिस दिन ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए तो उस दिन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है। थीटा की वैल्यू हमेशा एट द एंड में, जब मेच्योरिटी का टाइम आ जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। थीटा हमेशा एंड में जीरो होता है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रो रो मतलब होता है रिस्क फ्री रेट। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी ऐसे अपने पार्क करके रखते हो, जैसे कि बैंक में या फिर बॉन्ड में, कहीं पे भी लगा के रखते हो, तो उस जगह पे आपको उस पैसे के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो उसको रिस्क फ्री रेट होता है। जिसमें आपने कोई रिस्क नहीं लिया होता तो उसे रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। तो वो भी ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अभी 7% चल रहा है, तो 10,000 रुपये मान लीजिए एक जगह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें पर डे की उसकी वैल्यू 1.91 रुपीज़ रो के हिसाब से होगी। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल के लिए बोला है, तो ये कुछ भी हो सकती है एज पर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट जो चल रहा होगा उस पर। तो होप आपको ऑप्शन ग्रीक अच्छे से समझ आया होगा। ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन, ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। एज अ ऑप्शन ट्रेडर, आप अगर जब भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो और आपको ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन नहीं आता है, तो आप कितना भी अच्छा ऑप्शन में ट्रेड कर लो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं आपको ये दोनों के पर्सपेक्टिव से बनाने वाला हूँ, ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से भी और ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से भी, कि एज अ ऑप्शन बायर आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो होगा और एज अ ऑप्शन सेलर आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो होगा। तो इसके लिए मैंने एज अ कॉल बायर का एग्जाम्पल लिया है और एक कॉल सेलर का एग्जाम्पल लिया है। मान लेते हैं एक XYZ स्टॉक है जो कि ₹100 पे ट्रेड कर रहा है, और एज अ बायर आपने ₹120 की स्ट्राइक प्राइस का ₹16 का प्रीमियम दे के ऑप्शन बाई करा हुआ है। और सेम विथ सेलर के केस में उसने ₹120 की स्ट्राइक का ₹16 प्रीमियम दे के ऑप्शन सेल किया हुआ है। डेफिनेटली ये जो ₹16 है ये आपने पेड किया हुआ है, और ये जो सेलर होता है उसको ये क्रेडिट होगा। जैसे कि हमारे लैंड वाले एग्जाम्पल पे आपने ₹1,00,000 एज अ प्री बुकिंग अमाउंट दिया था, और सेलर यानी कि आपका जो दोस्त है उसने वो प्रीमियम कलेक्ट किया था। तो जो जो सेलर होता है वो हमेशा प्रीमियम कलेक्ट करता है, और जो बायर होता है वो प्रीमियम पेड करता है। तो समझ लेते हैं कि एक्सपायरी डे पे एज अ बायर और सेलर क्या प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा। मान लेते हैं एक्सपायरी डे पे XYZ स्टॉक 115 पे एक्सपायर होता है, तो उस समय एज अ बायर आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा, एज अ सेलर उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा।
बायर के केस में उसे 16 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि उसने 120 रुपये की स्ट्राइक को बाई कर रखा था। उसको लगता था कि एक्सपायरी डे पे मार्केट 120 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक्सपायरी डे पे स्टॉक 115 पे ही ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब वो रॉन्ग, तो जिस वजह से उसने जो प्रीमियम सेलर को दिया था वो उसका पूरा लॉस होगा। तो इस केस में जो कि 16 रुपये है। सेम विथ सेलर के साथ उसने प्रिडिक्ट किया था कि स्टॉक एक्सपायरी डे पे 120 रुपये के नीचे ट्रेड करेगा, और होता भी ऐसा ही है। और एक्सपायरी डे पे स्टॉक 115 पे ट्रेड कर रहा होता है, तो इस वजह से उसे 16 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो चलते हैं दो और एग्जांपल के लिए। मान लेते हैं XYZ 125 पे ट्रेड कर रहा होता, तो उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता बायर का, और 150 पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होता। सेम विथ सेलर के केस में भी 125 और 150 पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन हो रहा होता। अगर आपको पता है और आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर पा रहे हो, तो आप इसको कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हो, वरना नहीं तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो जब एक्सपायरी डे पे XYZ स्टॉक 125 पे ट्रेड कर रहा होगा, तो इसका मतलब जो आपने 120 का स्ट्राइक प्राइस बाई करके रखा था, और आप इस पे राइट होते हो कि स्टॉक एक्सपायरी डे पे 120 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो लेकिन इस केस में वो आपके स्ट्राइक प्राइस से 5 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब आपको जो सेलर है वो आपको 120 रुपये में सेल करेगा 125 रुपये का स्टॉक। इसका मतलब आपको 5 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपने पहले से कितने रुपये दे रखे हैं उसे, 16 रुपये। तो इस केस में आपका लॉस बन के आएगा -11 रुपये। सेम विथ सेलर के केस में उसका प्रॉफिट होगा 11 रुपये, क्योंकि उसने 120 रुपये की स्ट्राइक को शॉर्ट कर रखा था और स्टॉक 125 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको 5 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन उसने कलेक्ट किए थे 16 रुपये, तो 16 -5 रुपये, तो हो गए उसको 11 रुपये का प्रॉफिट। तो 150 के केस में बायर का क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसने 150 का स्टॉक 120 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो उसको 150 माइनस 120 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जिसके लिए उसने पहले से ही 16 रुपये दे रखे हैं। तो 16 माइनस 30 हो गया उसको 14 रुपये का प्रॉफिट। और सेम सेलर के केस में उसे 14 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि उसने 120 रुपये में 150 रुपये का स्टॉक को बेचा है, तो यानी कि उसको 30 रुपये देने पड़ रहे हैं, और उसको मिले कितने थे, 16 रुपये। तो 16 माइनस 30 होगा आपके -14, यानी कि उसे को 14 रुपये का लॉस होगा। तो ये कैलकुलेशन है एज द ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट एंड लॉस का। आप इसको नोट करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी ऑप्शन में ट्रेड करें तो आपको समझने में कोई इशू ना हो कि प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन ऑप्शन में होता कैसे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू।